चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से और बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मिडिल ईस्ट में समुद्र में बड़े बड़े जहाजों का डेथ जोन बन चुका है, जिसकी वजह है समुद्र की लहरों पर ईरान और अमेरिका की ओर से बिछी बिसात, जिसके जरिए दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि 40 दिनों तक चले युद्ध के बाद पहली बार माइंड गेम में अमेरिका ईरान को मात देता दिख रहा है। दुनिया के 20% तेल सप्लाई के इस रूट पर युद्ध की शुरुआत से ही ईरान का दबदबा था। ये ईरान का अभेद किला बन चुका है और शायद अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार भी। लेकिन अब ताजा खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से निकले 8 तेल टैंकरों ने समुद्र की लहरों पर आगे बढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो अमेरिका सेना की खींची हुई रेखा को पार नहीं कर सके, क्योंकि वहां अमेरिकी नौसेना ने मजबूत घेराबंदी कर रखी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने बीच समुद्र में ईरान के 8 जहाजों को घेर कर खड़ा कर दिया। इसे आप अमेरिका का समुद्री नाकाबंदी कहिए या फिर ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने का आखिरी प्लान। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ईरान के तेल की सप्लाई को पूरी तरह से ठप कर देना। सवाल है, क्या पहली बार अमेरिका ने ईरान को उसके ही गढ़ में मात देने का काम किया है? इसके जरिए क्या ट्रंप ईरान के तेल निर्यात को शून्य पर पहुंचा देना चाहते हैं? सवाल यह भी कि इसके बाद क्या कमजोर इकोनॉमी के पॉइंट पर ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है, और सवाल यह भी कि क्या अमेरिकी नाकेबंदी और उससे हो रहे नुकसान के आगे ईरान घुटने टेक देगा, और क्या ईरान के सख्त समझौते के लिए मजबूर हो सकता है, या फिर ट्रंप का यह फैसला भीषण युद्ध का गवाह बनेगा? क्या अमेरिका का यह माइंड गेम ईरान के घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच की जो तनातनी है, जो ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड जो किया गया है, उससे दोनों ही पक्ष जाहिर है कि एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के भी प्रयास चल रहे हैं। लेकिन ये जो युद्ध है ये अंतहीन हो नहीं सकता, और यदि ये युद्ध लंबा चलता है तो ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेस्ट एशिया और पूरे विश्व के लिए ये काफ़ी चुनौतियां पैदा करेगा। इसी वजह से इस बात की प्रबल संभावना भी दिखाई देती है कि जो आगे आने वाले समय में बातचीत एक बार फिर से शुरू होगी, और संभव है कि अगली दौर की जो बातचीत हो उसमें कुछ सहमतियां जरूर बन सकती हैं। चलिए अब समझिए कि कैसे अमेरिका ने इस नाकेबंदी को अंजाम दिया। आखिर हॉर्मुज के इलाके में अमेरिका की ये रेखा कहां है? कैसे ईरानी जहाजों को रोक रही है? ये जहाज ईरान की बंदरगाहों से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो पार कर ले रहे हैं, लेकिन असली घेराबंदी ओमान की खाड़ी में है। जैसे ही कोई जहाज ईरान से बाहर निकलता है, अमेरिकी सैनिक सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जैसे ये जहाज ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ते हैं, अमेरिकी युद्धपोत इन्हें बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लेते हैं और इन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया जाता है। यानी जहाज हॉर्मुज तो पार कर ले रहे हैं, लेकिन ओमान की खाड़ी में बनी अमेरिकी लक्ष्मण रेखा को पार करना उनके लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। यानी पूरी रणनीति पकड़ो और वापस भेजो पर काम कर रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा गया कि अमेरिका की इस नाकेबंदी से ईरान के 90% तेल का कारोबार ठप कर दिया गया है। ब्रैड कूपर ने लिखा है, मिडिल ईस्ट के समुद्र पर अब पूरी तरह अमेरिका की बढ़त है। ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के प्लान को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। तो ये कूपर ने लिखा है कि मिडिल ईस्ट के समुद्र पर अब पूरी तरह अमेरिका की बढ़त है। ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के प्लान को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। ईरान की करीब 90% अर्थव्यवस्था समुद्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। नाकेबंदी लागू होने के 36 घंटे के भीतर ही ईरान के समुद्री व्यापार को पूरी तरह रोक दिया है। इस कार्रवाई का सीधा असर समुद्र के भीतर और बाहर जाने वाली ईरान की, यहाँ पर अगर बात की जाए तो समुद्र के बाहर और भीतर जाने वाली तमाम जो ईरान की गतिविधियां हैं उन पर पड़ेगा आर्थिक तौर पर। तो ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर पड़ेगा सीधे तौर पर। अगर ईरान के 8 जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा और क्षेत्रीय संप्रभुता के दावों के बीच फंसे हुए हैं, तो ये पहली बार हो सकता है जब अमेरिका ने यहाँ पर काइनेटिक वॉरफेयर के बजाय इकोनॉमी पर स्ट्राइक का रास्ता चुना है। और क्या पहली बार अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने में कामयाब होता दिख रहा है? इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये भी सुनिए। ये स्पष्ट है कि ईरान के द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक सेलेक्टिव नेवल ब्लॉकेट किया गया
उसके रिस्पांस में अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो नेवल ब्लॉकेड किया गया है, जो काउंटर मेजर्स लिए गए हैं, उससे ईरान की इस्लामिक रिजीम दबाव में है। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये जो नेवल ब्लॉकेड इम्पोज करके ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर एक काउंटर मेजर लिया है और इसका जो दबाव स्पष्ट रूप से दिखता है। और ये जो पूरी स्थिति है उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पर और बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है। डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन ही इस पूरी समस्या के समाधान का ये सबसे अच्छा विकल्प है। यानी अमेरिकी नौसेना की ये घेराबंदी केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये ईरान की अर्थव्यवस्था पर किया गया एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। राष्ट्रपति ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की नीति का मुख्य केंद्र है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था का करीब 70% हिस्सा तेल और गैस के निर्यात पर टिका है। जब अमेरिकी नौसेना इन 8 टैंकरों के बीच समुद्र में रोकती है तो वो केवल जहाज़ों को नहीं रोक रही, बल्कि ईरान के खजाने में आने वाले लाखों डॉलर को भी रोक रही है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक ईरान को इस ब्लॉकेड की वजह से रोजाना 450 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। ईरान में मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर आसमान छू रही है और ईरानी मुद्रा रियाल की वैल्यू रिकॉर्ड लो लेवल तक पहुंच गई है। जब तेल नहीं बिकता है तो विदेशी मुद्रा की कमी होती है, जिससे ज़रूरी चीज़ों का आयात मुश्किल हो जाता है। अमेरिका का तर्क साफ है, ईरान के पास अपने सैन्य कार्यक्रमों और क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए फंड ही नहीं बचेगा तो वो समझौते के लिए मजबूर होगा। लेकिन कहीं ट्रंप का दांव उल्टा ना पड़ जाए, मतलब खतरा ईरान के भड़क जाने का भी यहाँ पर बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो युद्ध है उसमें शांति के प्रयास जरूर चल रहे हैं, लेकिन यदि बातचीत फिर से विफल होती है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। और ऐसे में ये जो वर्तमान समय में सीज फायर का जो समय मिला है उसका इस्तेमाल दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान अपने अपने आप को और अधिक रीग्रुप करने के लिए कर रहे हैं, रीस्ट्रेटेजाइज करने के लिए कर रहे हैं। इजराइल भी इस अवसर का इस्तेमाल अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज करने के लिए कर रहा है। और जाहिर है कि फिर से एक बार वो युद्ध में अगर जाते हैं तो जाहिर है कि इस जो सीज फायर की जो एक का समय मिला था उसका वो इस्तेमाल अपने आप को वो रिप्लेनिश और रीस्ट्रेटेजाइज करने के लिए निसंदेह कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस नाकेबंदी का असर केवल तेहरान तक सीमित नहीं है, इसका सीधा प्रभाव वैश्विक सप्लाई चेन और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। और ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार तो चीन है, जो कभी ट्रंप पर गर्म तो कभी कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच ट्रंप ने चीन को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि चीन बहुत खुश है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को स्थायी तौर पर खोल रहा हूं। मैं ये चीन के लिए भी कर रहा हूं और दुनिया के लिए भी। ये हालात अब कभी दोबारा नहीं आएंगे। चीन ने ईरान को हथियार नहीं भेजने पर सहमति जताई है। जब मैं कुछ हफ्तों में वहां जाऊंगा तो शी जिनपिंग मुझे बड़ी और गर्मजोशी वाली झप्पी देंगे। अगर हम दोनों बहुत स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं, क्या यह आपस में लड़ने से कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं है? लेकिन ये याद रहे कि अगर हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ाई में भी बहुत माहिर हैं, किसी भी दूसरे देश से कहीं ज़्यादा बेहतर। यहाँ ट्रंप का पोस्ट बेहद अहम हो जाता है, जिसमें वो चीन का जिक्र कर रहे हैं। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर अमेरिका और चीन के बीच ये सहमति बनी है कि हॉर्मुज़ को खुला रखा जाएगा और ईरान को हथियार नहीं मिलेंगे, तो ये ईरान के लिए सबसे बड़ा आर्थिक झटका होगा, क्योंकि अब उसका सबसे बड़ा सहयोगी भी इस मैक्सिमम प्रेशर रणनीति का मुख्य हिस्सा बनता दिख रहा है। लेकिन ट्रंप की बातों पर भरोसा करें भी तो कैसे? भरोसे की कमी की वजह से ही ट्रंप के दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स ने भी खुलासा किया है कि ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए चीनी जासूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इधर ट्रंप चीन को जैसे क्लीन चिट देने में जुटे हैं। सवाल है कि क्या चीन चुप बैठा है और ईरान ने हथियार डाल दिए हैं, या हथियार निकालने के लिए सीज फायर को मोहल्लत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खबरें ये भी हैं कि युद्ध के दौरान ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यानी इजरायली बम गिरने से उसके कई एग्जिट गेट बंद हो चुके हैं, जिसके चलते फिलहाल ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता पर असर पड़ा है। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ईरान की मिसाइलों का जखीरा अभी खत्म
नहीं हुआ है, बल्कि अभी आधा जखीरा बचा हुआ है। ईरान के पास अब भी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन असल में कई लॉन्चिंग साइट को नुकसान पहुंचा है, जिसे ईरान दोबारा से मरम्मत करने में जुटा है। वहां मलबे को हटाया जा रहा है। इसे लेकर अमेरिका बटा हुआ है। अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही है। रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ ने दावा किया कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट इससे अलग तस्वीर दिखाती है। उनका मानना है कि ईरान अपनी सैन्य क्षमता को दोबारा खड़ा कर सकता है और कई लॉन्चर फिर भी से सक्रिय हो सकते हैं और सीज फायर का इस्तेमाल उसे तैयारी के लिए हो रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ का मानना है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अब करीब खत्म हो चुका है और वो दोबारा सिर उठाने की हालत में नहीं है। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियां एक अलग तस्वीर पेश कर रही हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज फायर का खेल ईरान जिस युद्ध विराम की बात कर रहा है, वो शांति के लिए नहीं बल्कि रीग्रुपिंग के लिए हो सकता है। यानी वो समय का इस्तेमाल अपने बंद पड़े लॉन्चर्स को फिर से सक्रिय करने में कर रहा है। रिपोर्ट कहती है कि अगर ईरान को कुछ हफ्तों का समय मिल गया तो वो अपनी सैन्य क्षमता को दोबारा खड़ा कर सकता है। भले ही रास्ते बंद हो, लेकिन हजारों मिसाइलों की मौजूदगी किसी भी वक्त पासा पलट सकती है। यही कारण है कि अमेरिका ने समुद्र में ये सख्त घेराबंदी की है। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान को तेल बेचकर पैसा मिलता रहा तो वह उस फंड का इस्तेमाल अपने मिसाइल सिटीज की मरम्मत में करेगा। यानी समुद्र में जहाजों को रोकना सीधे तौर पर ईरान की रिपेयरिंग पावर को रोकना है। ये केवल जहाजों का रुकना नहीं है, ये ईरान के उन मिसाइलों को सुरंगों के अंदर ही दफन रखने की एक बड़ी कूटनीतिक चाल है। ईरान कैसे अपने मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बहाल करने की रणनीति पर काम कर रहा है, अब इससे जुड़े 5 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी जान लीजिए। सबसे पहले, हजारों ट्रक माउंटेड लॉन्चरों को फायरिंग के बाद नई लोकेशन पर शिफ्ट कर देता है, जिससे वो जवाबी हमलों से बच जाते हैं। दूसरा, ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चर और मिसाइलों की मरम्मत के लिए पहले से ही वर्कशॉप और टेक्निकल टीमें तैनात हैं, जो बमबारी के तुरंत बाद काम शुरू कर देती हैं। ये विशाल भूमिगत ठिकाने इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि ऊपरी सतह पर नुकसान होने के बावजूद बुनियादी ढांचा सुरक्षित रहता है। चौथा, खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान क्षतिग्रस्त साइटों को इतनी तेज गति से ठीक कर रहा है कि उसकी लॉन्चिंग क्षमता पर बहुत कम असर पड़ा है। मरम्मत के बाद ईरान अब लॉन्चर को और भी बेहतर तरीके से छिपाने की नई रणनीति अपना रहा है, जिससे अमेरिका और इजराइल के लिए उनकी सटीक लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर ईरान की मौजूदा सैन्य शक्ति को लेकर पेंटागन और खुफिया एजेंसियों के बीच विरोधाभासी रिपोर्ट अमेरिका के लिए चिंता बढ़ा रही है। आशंका है कि ईरान सीज फायर का इस्तेमाल शांति के लिए नहीं बल्कि अपनी सैन्य क्षमता को दोबारा खड़ा करने और लॉन्चिंग साइटों पर से मलबे हटाने के लिए कर सकता है। आखिर में सवाल है, क्या ईरान और अमेरिका फिलहाल चेकमेट का खेल खेल रहे हैं और युद्ध की भविष्य की दिशा ईरान के आर्थिक मजबूती और सैन्य क्षमता की रिपेयरिंग की टाइमिंग पर टिकी है?